एक्सरसाइज 1.6 में 4 पॉइंट चार्जेस। फर्स्ट QA 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 into 10⁻⁻⁶ कूलम। सेकेंड QB -5 माइक्रोकूलम, so -5 into 10⁻⁻⁶ कूलम। QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD। चलो एक काम करते हैं, यहाँ साइन चेंज कर देते हैं। QA is equal to QC, QB is equal to QD। सबकी वैल्यूएशन इक्वल है। क्लियर? Are located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter। ये स्क्वायर के ऊपर उन लोगों ने रखा। चलो पॉइंट A, B, C और D ये चार्जेस यहाँ होंगे। क्लियर? यहाँ लिखना है तो QA, QB, QC और यहाँ QD इस टाइप के चार्जेस होंगे। लेंथ उसने बताई 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। Okay, what is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of a square? ये सेंटर ऑफ स्क्वायर, ओके। वहां उसने चार्ज रखा QO करके लिखा हूं, QO 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम यहां रखा गया। उस चार्ज के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा? इस चार्ज के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा? अब तो सबसे पहले तो एक चीज और आप कैलकुलेट करो। चलो अलग पेन से इसमें ड्राइंग करेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज A, इलेक्ट्रिक चार्ज A से लगने वाली फोर्स, ओके। QA से QO पे लगने वाली फोर्स, QA पॉजिटिव, QA क्या होगा? पॉजिटिव। QO भी क्या होगा? पॉजिटिव। कौन सी फोर्स लगेगी दोनों के बीच? रिपल्सिव। ये पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, इसको FA। ए से लगने वाली फोर्स FA, या इसको एक और नाम दे सकते हैं आप FOA, इलेक्ट्रिक चार्ज O पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू कैपिटल A। तो ये पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। नाउ ड्यू टू B, ड्यू टू QB इस चार्ज से लगने वाली फोर्स ऑन QO कितना होगा? ये B चार्ज कौन सी है? नेगेटिव। ये कौन सी है? पॉजिटिव। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव। ओके, अट्रैक्टिव मतलब ये वाली चार्ज, इसको लिखेंगे FOB, FOB। सिमिलरली ड्यू टू QC पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स रिपल्सिव। FOC, ओके। नाउ QD नेगेटिव चार्ज, QO पॉजिटिव, तो इस पे लगने वाली फोर्स अट्रैक्टिव, FOD। तो सभी फोर्स मैंने आपको डायग्राम में ड्रॉ करके दिए। लेकिन एक चीज और है, मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड C बोथ आर सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड C क्या होंगे? इक्वल होंगे, ओके। तो लगने वाली फोर्स भी क्या होगी? इक्वल होगी। चलो सबसे पहले FOA कितना होगा? FOA, चलो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, वेक्टर बाद में। फॉर्मूला क्या होगी फोर्स की? फोर्स F इज इक्वल टू सर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 by R square। So now K, first electric charge QO, second electric charge QA। Now distance between A and C, sorry A and O, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो R लिख सकते हैं, समझो ये 10 सेंटीमीटर दिया है,
ये डिस्टेंस मैंने r कंसीडर किया, इसको भी r लिखा, ये भी r है और ये भी r, तो क्या लिख सकते हैं, r²। क्लियर? सेंटर से किसी भी कॉर्नर वाली चार्ज की डिस्टेंस r है। ओके, सो फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज QO, सेकंड QA, डिस्टेंस बिटवीन दैट r², सो FOA इज इक्वल टू QO QA अपॉन r²। अब इसको डायरेक्शन लिखनी है तो सर A2O और O2A। सर आपका वीडियो अटक गया, दिख नहीं रहा है कुछ। यस सर। देखिए और डायरेक्शन भी हो गई। क्लियर? वीडियो अटक क्योंकि गया। देखो इससे इस डायरेक्शन में जाएगा, A2O की डायरेक्शन मतलब ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर? नाउ सिमिलरली FOC, इसको पहले मैग्नेट लिखेंगे। चलो तो पहले लिखेंगे कि Q0 QC अपन r²। इसकी डायरेक्शन बताओ सर C2O। C2O, लेकिन फ्रॉम O to A लिखेंगे चलेगा? हाँ है सर वो सर वीडियो पॉज हो गई। वीडियो पॉज हो गई? यस सर चलेगा, लिख सकते हैं। वीडियो पॉज हो गई, चालू है? चालू है सर, दिख रहा है। ओके, पहली बात सुनो, आप लिखते हैं C2O। C2O मतलब देखो ये मैंने यहां ड्रॉ करके दिया FOC। FOC की डायरेक्शन O to A की ओर होगा, O to A। ओके, यहां लिख रहा हूं फ्रॉम O to A। मैंने ये दोनों इक्वेशन इसलिए लिखे कि आप चेक कर सकते हैं कि QA इज इक्वल टू QC, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बराबर। बट FOA इज इक्वल टू माइनस FOC। चेक करो, FOA इस डायरेक्शन में है, FOC इस डायरेक्शन में है, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। है ऐसा? यस सर। ये दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड इससे इक्वल, ये दोनों इक्वेशन चेक करो, ये लिखा Q0 Q0 QA QC, लेकिन QA QC की वैल्यू इक्वल है, r²। ये है फ्रॉम A to O और ये फ्रॉम O to A, बोथ आर इन अपोजिट। क्लियर? और इसलिए ये दोनों की रिजल्टेंट 0 हो जाएगी, बात की बात है, लेकिन आगे आप कंटिन्यू करेंगे। नाउ FOB लिखना है, पहले मैग्नेट FOB, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, क्या लिखेंगे, K Q0 QB अपन r²। डायरेक्शन बताओ, O to B। O to B। from O to B। Clear? Now FOD, FOD, so now K Q0 QD अपन r², लेकिन इसके लिए फ्रॉम O to ये इधर है ना, B2O लिख सकते हैं ना, B2O, ये ऊपर वाली डायरेक्शन, मतलब क्या लिखेंगे, फ्रॉम B2O। B2O। okay, and therefore now QB is equal to QD, and therefore FOB is equal to minus FOD। ये दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, बराबर। यहाँ चेक कर सकते हैं, देखो दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल, तो दोनों की ये वैल्यूएशन इक्वल हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। नाउ टोटल फोर्स ऑन सेंटर इज इक्वल टू FOA FOB FOC प्लस FOD। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, FOA, जितना FOA है इसको लिखेंगे FOB। चलो FOC इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं FOC इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, माइनस FOA।
FOB is equal to minus FO, and that is equal to, so total force on center. सर बोलो सर ये फिर से समझो, वो नहीं पता है या फिर से समझाओ, पहले बताओ पॉइंट कहाँ से तकलीफ हुई। लास्ट स्टेप। ये वाला यहाँ तक पता चला पहले, हाँ वो पता चला। बोल नहीं वही बताओ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो, पहले बताओ, क्योंकि बाद में फिर से रखेंगे इसकी जो वैल्यूशन है। देखो यहाँ तक हो गया। FOA प्लस FOB माइनस वो किया ना, वो नहीं पता। सिंपल, देख सेंटर पे लगने वाली फोर्स से तो चारों का ऐड करना पड़ेगा। तो यस FOB, FOC, FOD, ओके। अब FOA मैंने रखा, लेकिन यहाँ हमने लिखा था FOA और FOC क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, तो FOC इक्वल टू माइनस इधर ले लो, FOC की वैल्यू क्या होगी, माइनस FOA होगा। यस हाँ सर पता था। यस सर हाँ। तो हाँ, सिमिलरली FOD की वैल्यू क्या होगी, माइनस उधर जाएगा, माइनस FOB। कहने का मतलब ये दोनों इक्वल ऑपोजिट है, ये दोनों इक्वल ऑपोजिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये आंसर क्या होगी, 0। 0। हाँ, जो एक्सेस के न्यूमेरिकल है बराबर, वो मैं आपको सेंड करूंगा कि लास्ट वो थर्ड नंबर है बाकी, और फर्स्ट सेकंड भी मेरे ख्याल से बाकी है सेंड करना, क्योंकि एक्सेस के न्यूमेरिकल आप कहाँ से लिखेंगे, मैंने जो लिखा हो तो बराबर है, इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है। तो आज पहला 3, और ये कौन सा नंबर आज कंप्लीट किया, अभी 6। जितने न्यूमेरिकल एक्सेस, हाँ बोलो। सर वो PDF होमवर्क की मैम को भेज दी। हाँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो लिस्ट में तो वहाँ ही आपका होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ लिख के रखेंगे। सर ग्रुप खोलना सर। ग्रुप में उनको ही सेंड कर दो, चलेगा, डायरेक्ट मैम को मैम सेंड को ही कर कर दे। सर मैम ने बोला है वो आज से ग्रुप खोलेंगे। हाँ लेकिन बराबर है, तो भी चलेगा, लेकिन मैम को भी सेंड करेंगे तो भी चलेगा। होमवर्क बता देना है, ये होमवर्क हमने लिख के दिया, क्योंकि वो पूरी लिस्ट रखते हैं कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी क्वेश्चन अब तक सेंड नहीं की। क्लियर, क्योंकि अब तो आपको यही प्रिपेयर करना शुरू करना है, ट्वेल्थ ओनली अभी, क्योंकि अभी तो वही चलेगा। तो जितना है चैप्टर नंबर 1 तक एक बार कंप्लीट कर लो, प्रॉपरली पूरा हो जाना चाहिए, 7 मार्क्स है। क्लियर, ये सर बट 11th बच्चा है उसका क्या? नहीं, वो करेंगे चिंता मत करना तू। सर वो करना है। हाँ करना है, क्यों नहीं, तो क्या करेगा बाद में। अभी तो इसके लिए मेरी बात सुनो, ये तो अभी भी रेडी है। सपोज अभी ये 12th चल रहा है और साथ में 11th करना है, तो 11th के भी रिकॉर्डेड लेक्चर कंप्लीट कर दिया हमने, रोज टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, वो भी रेडी है। लेकिन स्कूल किस तरह से प्लानिंग देती है उस हिसाब से वर्क होगा, चिंता मत सर करो। आपको मास प्रमोशन हो गया तो क्या 11th? क्या हुआ, मास प्रमोशन मिल गया तो 11th क्यों करना? तो प्रमोशन मिला, लेकिन कॉम्पिटिटिव कौन देगा, नहीं देना है। पढ़ने का तो सर ही नहीं, एग्जाम नहीं होगी, पढ़ने का कोर्स मैं तो वो समझा रहा खत्म हूँ, करना है। जो भी रिमेनिंग चैप्टर है 11th के, उसके लिए वो तो वर्क करना है कि जो हमको कॉम्पिटिटिव के लिए याद रखना है। हाँ थियरी प्रिपेयर नहीं करेंगे कि न्यूमेरिकल प्रिपेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो कंटेंट है जिसको आपको 12th में ले जाना है या कॉम्पिटिटिव में याद रखना है, वो तो प्रिपेयर करवाना पड़ेगा ना। MCQ। हाँ, तो सपोज मानो कि इसमें बेनिफिट ऐसा हुआ कि अप्रैल से 12th प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए रेगुलर वर्क के हिसाब से, तो हो गया बराबर। लेकिन बीच बीच में 11th के जो पोर्शन बाकी वो कंप्लीट कर लेंगे। आपको बेनिफिट मिल लिया क्या कि आपको टाइमिंग की जो प्रॉब्लम होने वाली थी अब नहीं होगी। अप्रैल से आपको एक बार 12th तो मिल गया, अब 11th भी पास हो गए। अब करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो पोर्शन बाकी है वो आपको रिवाइज हो सके तो ऐसा करिए कि 4 डेज ले लेंगे तो 2 डेज वो कंटिन्यू करवा लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत करो। क्लियर, यस हाँ 12th चैप्टर ओनली थियरी है, 11th की बात कर रहा हूँ, जिसमें न्यूमेरिकल 7 ओनली, इलस्ट्रेशन तो है ही नहीं। 13 पीवी इक्वल टू म्यूआरटी या एनआरटी वाला जो आपने इक्वेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था, हाँ हाँ वही पूरा रिपीटेड है। मतलब 12 और 13 में तो ज्यादा कुछ थर्ड है ही नहीं। 14 15 की कंटेंट आपको देनी पड़ेगी, हो जाएगा, आप टेंशन इसकी मत लो, लेकिन जो भी है उसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है। ओके, अब जाएंगे इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1,
देखो हमने अब तक कितने कंप्लीट किए, एक्सरसाइज में पहले हुए थे 1.1 1.2, लास्ट में हुआ 1.3, आज हुआ 1.6, पहले होते आज एक्सरसाइज 1.6। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन 1 ऐसा है, सर बोलो। सर ये क्वेश्चन जो हमने किया उसमें एक जो -5 वो +5 होता तो 0 नहीं आता ना आंसर। मतलब हाँ, ये तो सिंपल चीज है मेरे बी पास। वाला है जो। एक हाँ मिनट एक मिनट, सपोज आपने ये हाँ। चारों, सपोज ऐसे दोनों पॉजिटिव कर दिए, सपोज हम्म, दोनों पॉजिटिव कर दिए, दोनों पॉजिटिव करेंगे तो हाँ तो डायरेक्शन सब ऑफ, रिपेल्स। हाँ, तो बाद में प्रॉब्लम होगा ना। ओके, हाँ क्योंकि हाँ तब जाके प्रॉब्लम क्या होगी कि इक्वल ऑपोजिट वाली बात नहीं हो पाएगी, तब नहीं। सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा और बाद में ऐड करना पड़ेगा। एज फॉर ओके। एग्जांपल मान लो ये आपने पॉजिटिव लिया, ओके, गिवन सर पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव और सी क्या है, देख ए पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगा, सी नेगेटिव है तो भी उधर जाएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा। समझ रहे डायग्राम इधर? यस सर, तो फिर ऐड यस होगा ना। सर, ऐड हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये कौन सा है, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव था तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ लगा। ओके, बाद में हमने लिखा है ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो रिपल्सिव यहाँ लगा। लेकिन सपोज ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा तो ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, एफ को सी करके, मतलब एफ ओ एफ ओ सी इसी डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली चलो बी जो है वो नेगेटिव है तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स देगा। सपोज मान लो कि डी पॉजिटिव है, बी कौन सा है, पॉजिटिव, तो बी इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होता तो अट्रैक्टिव देगा, ये पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव देगा। तो देखो ए और सी यहाँ आ गए, बी और डी यहाँ आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वेक्टर मिलेगी, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वेक्टर मिलेगी, और बाद में चारों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बीच में होगा। मगर पैरेलल टू एबी, पैरेलल टू क्या होगा, एबी। अभी तो मैंने AB। लेकिन इस टाइप की एमसीक्यू आएगी बराबर, तभी अपने आप पता चल जाएगा बराबर, पता चल गया, वैल्यूएशन चेंज होगी अपने आप, ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव से आपको वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी है बराबर। सर और तो ऐसे बाद में सम्स है और ऐसे सम्स है और अरे और है, मतलब ये तो एमसीक्यू में आएगा, इतना बड़ा एमसीक्यू मतलब जल्दी फटाफट सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। वो लोग क्या बताएंगे, डिस्टेंस 1 मतलब ये तो खत्म हो गया, डिस्टेंस को क्या रखा 1 मतलब खत्म, ये दोनों की चार्ज की वैल्यूएशन इक्वल देंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी इजीली हो जाएगी। अब मुझे बता दिया कि 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ 10⁻⁶, ये क्या होगा 9 × 10⁹, ओके, तो 9 × 10⁹ -6 तो -12, मतलब 9 × 10⁻³ फटाफट आंसर। एमसीक्यू के वक्त क्या होता है कि आपको वैल्यूएशन ऐसे दी जाएगी कि सिंपलीफिकेशन में टाइम नहीं जाएगा, क्लियर। लेकिन मेन चीज क्या है, ये डायरेक्शन पता चलनी चाहिए। समझ मैंने बताया कि सबको मैंने 1 माइक्रोकूलम रखा, कितना रखा 1 माइक्रोकूलम, चलो ये दोनों 1 माइक्रोकूलम है तो 1 1 हो गए, मतलब 10⁻⁶ 10⁻⁻⁹ 9 × 10⁻⁹, सबसे डिस्टेंस जो है 1 मीटर दिया, ये 1 स्क्वायर, तो आंसर क्या होगी इसकी 10 × ये सबकी मॉड्यूलेशन 9 × 10⁻³ आंसर आएगी इसकी। तो ये भी क्या होगा 9 × 10⁻⁻3। अब बताइए कि दोनों को ऐड करना है तो कितना होगा 18 × 10⁻⁻3, मतलब ये 18 × 10⁻³ होगा। ओके, तो ये भी कितना आएगा 18 × 10⁻³ आएगा, क्योंकि वैल्यूएशन इक्वल ही है। तो ये 18 × 10⁻³, ये 18 × 10⁻³ बोथ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चैप्टर नंबर 4 में लिखा था रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, f1² + f2² टू f1 f2 cos थीटा, ऐसे फॉर्मूला थी 11th के अंदर चैप्टर नंबर 4 में, दो वेक्टर ऐड करने हैं। तो चलो f1 मतलब ये रखेंगे 18 × 10⁻³ यहाँ रखेंगे, 18 × 10⁻³ यहाँ रखेंगे 2, मतलब ये स्क्वायर करना है 18 × 10⁻³ स्क्वायर, 18 × 10⁻³ स्क्वायर 2 × f1 f2 रखेंगे। लेकिन cos क्या होगा 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब तो ये पूरी टर्म 0 होगी, और ये पूरी टर्म 0 का मतलब f = क्या होगा
F1 स्क्वायर प्लस, लेकिन आप लिख सकते हैं कि F1 F2 बोथ आर सेम, दोनों इक्वल होंगे तो, क्योंकि ये 18 इंटू 10⁻⁻3, ये भी 18 इंटू 10⁻⁻3, तो आंसर क्या होगा √2 F1। पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो गया। देखो √2 मतलब 1.414, 18 इंटू 10⁻⁻3 आंसर। मतलब उस टाइम पे स्पीड आपको कैलकुलेशन में रखनी है, बराबर। वैल्यूएशन ऐसी होगी कि जल्दी वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। और यही तो प्रैक्टिस है कि एक न्यूमेरिकल उसने करवाया तो डिफरेंट इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको दे सकता है। ये मैंने मल्टीप्लाई करके, समझे, मल्टीप्लाई करके रख देंगे तो आपको रिजल्ट मिल गया। कौन सा? ये वाला। तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कौन सी? तो पैरेलल टू AB या पैरेलल टू CD। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो पैरेलल टू AB या पैरेलल टू CD। क्लियर? मैंने आपको बताया कि 1.6 जो हमने कंप्लीट किया है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, फर्स्ट तो प्रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग? ये तो हमने पढ़ा था चार्ज इंडक्शन वाली मेथड में। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वो तो थियरी में भी मैंने सेंड कर दिया है। सपोज स्फीयर है, उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि इसके नजदीक एक ऐसा रॉड लाना कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज वाली रॉड कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो प्लास्टिक को आप वुल के साथ रब करो, प्लास्टिक नेगेटिव होगा, वुल पॉजिटिव। ये प्लास्टिक रॉड नेगेटिव है, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव है, तो मतलब यहाँ जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो यहाँ जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब उसने बताया इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। पॉजिटिव चार्ज करना है तो इसको ग्राउंड कर दो, अर्थिंग दे दो। अर्थिंग देखिए मतलब सभी इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे ग्राउंड में, तो इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन हो गए इधर, तो यहाँ क्या बचेगा? बराबर। अब ये जो रॉड है इसकी जरूरत नहीं है, रॉड आपने इससे अलग कर लिया तो स्फीयर पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस टाइप के एक्सप्रेशन आपको चेक करो, इलस्ट्रेशन 1.1 में दी है, लेकिन ये तो थियरी है जो हमने पहले पढ़ी थी। तो थियरी है जो हमने पहले चार्ज इंडक्शन वाली मेथड में पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन में। ऐसा पता है आपको? यस सर, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन इसमें हो गया है, मतलब इलस्ट्रेशन 1 जरूरत नहीं, 1 टाइप ऑफ थियरी है। यस ओके ओके, नाउ सेकंड नंबर। चलो, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो थियरी में हो जाएगा, आपने लिखा इस थियरी में आ जाएगा। मतलब आप डायरेक्ट इसको 1.2 कर दो, इलस्ट्रेशन नंबर 1.2। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1.2 की क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। इफ 10⁹ electrons move out of a body of another body every second, if 10⁹ electron move out of a body to another body, किसी एक ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट every second, how much time to require to get a total electric charges 1 coulomb on another body? किसी एक से सेकंड के ऊपर पर सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन चार्ज, पर सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे, तो अनदर बॉडी की चार्ज 1 कूलम होने के लिए कितना टाइम लगेगा? ओके, सबसे पहले तो हम रेशियो लिखेंगे कि सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड इन यूनिट टाइम इज n/t। इन यूनिट टाइम क्या लिखेंगे? n/t। ओके, और सपोज टोटल चार्ज के लिए जो टाइमिंग है उसको मैं t डैश लिख रहा हूँ। ओके, तो ये क्या होगा? रेशियो पर सेकंड कितना ट्रांसफर होगा, टोटल कितनी टाइम लगेगी? ठीक है, t डैश। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होगी? e। इस मल्टीप्लिकेशन को बताइए टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले इसकी रेशियो लिख, टोटल कितना टाइम लगता है वो लिख, और
कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो कि इलेक्ट्रॉन, तो ई लिखेंगे। क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है, यही टोटल टाइम। उन्होंने आपको क्या दिया, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलम ट्रांसफर करना है, तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू 1 कूलम। ये रेशियो क्या है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है, T डैश इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19. Okay, so now T dash is equal to T dash पूरा उधर जाएगा 10⁻⁹ 1.6 10⁻⁻19. ओके, इसका मतलब इसकी सिंप्लीफिकेशन 1/1.6 10⁻⁻10. ओके, -10 ऊपर गया तो plus 10 raised to 10 upon 1.6. ऐसा लिख सकते हैं हम, ऊपर गया तो 10⁻10, लेकिन एक 10 मैंने सेपरेट कर दिया, 10 × 10⁹ क्लियर। तो ये जो रेशियो आएगा ना, चेक करो सर 6. बोलो। सर ये हमने सेपरेट क्यों किया है? चलो ये 10⁻10 रखते तो आप सिंप्लीफाई कैसे करते, आंसर लाने के लिए किया ना, इजीली 6.25 हो लाने। जाएगा ना, हाँ इजीली कंप्लीट हो जाएगा। 10 डिवाइड बाय 1.6 हो जाएगा ना, वो 1 डिवाइड बाय 1.6 आता, क्लियर। Yes. 6.25 ये रेशियो 6.25 होगा इनटू 10⁹ सेकेंड। ये किसमें आया, सेकेंड में। अब इसको 6.25 10⁹ चलो इसको डिवाइड बाय 3600 तो आर में हो जाएगा, 24 करेंगे तो डे में हो जाएगा, और 365 करेंगे तो ईयर में मिलेगा। अब रेशियो फाइंड करके दो, ये वेरिएशन बहुत ज्यादा है। सर 0.000000198. 0.000 कितने 06 हाँ 60 बाद में 19818. 19818 तो 2 कर देता हूँ हाँ इंटू 10⁻⁹ तो इसका मतलब देखो 9 डिजिट शिफ्ट करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 198.2 ईयर लगेगा। कितने साल लगेंगे, 198.2. 198.2 ईयर, मतलब पर सेकेंड 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे। किसी मैंने क्या एक्सपेंड किया था, किसी एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर पर सेकेंड 10⁻⁹ पर सेकेंड इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, फिर भी यहाँ 1 कूलम चार्ज कलेक्ट करने के लिए इतने सारा टाइम लगेगा। ये बता रहा है कि 10⁻⁹ पर सेकेंड जाने के बाद भी 1 कूलम में कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, मतलब सॉरी 1 कूलम में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर सेकेंड। इतने इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 200 साल नियर भी हो गया, 198 मतलब इतने साल तक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से इधर तक। 198 ईयर के बाद यहाँ 1 कूलम चार्ज होगा, मतलब 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बराबर, ये कंपैरिजन के लिए न्यूमेरिकल्स दिया। कौन सा था इलस्ट्रेशन 1.2। okay, now illustration number 1.3. illustration number 1.3. how much positive and negative charge in how much positive and negative charge is there in a cup of water, cup of water ऐसा लिखा है। लेकिन एक चीज याद रखो, कप ऑफ वाटर जो होता है ना, इसकी वॉल्यूम इसको देनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेट 250 ml या 250 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, मतलब वॉल्यूम एंड मास बोथ आर सेम। ओके, यहाँ उसने आपको कप ऑफ वाटर या ग्लास ऑफ वाटर लिखा है तो उसको 250 ml
250 ग्राम ऐसा लेना पड़ेगा, मैंने कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखो उसने लिखा है, मतलब टेक्स्ट में पढ़ेगी तो भी लिखा, मास ऑफ वाटर इन अ कप कैन बी टेकन अप्रॉक्सीमेट 250 ग्राम, 250 ग्राम। ओके वाटर बता वाटर बता, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यस सर। H2O मतलब 2H plus O, 2H plus O, ओके 2H plus O मतलब इसके अंदर 10 सॉरी 2 into 1 और ऑक्सीजन मतलब 8, टोटल 10 प्रोटॉन, टोटल 10 प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन में सिंगल प्रोटॉन, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर क्या होगी, क्या सर? ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगी, 8 एक्सेंट्रिक कितना भी जानते हैं, 8 मास 16 Z क्या था, एटॉमिक नंबर, K क्या था, 8 एटॉमिक मास एटॉमिक हाँ। मास। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो फर्स्ट डे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको पता हो तो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए वो कितने चार्ज होते हैं, आयन में कितना चार्ज होगा, किसी न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, वो कैलकुलेट करते हुए बता। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, E मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वाटर, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन मतलब 2 into 1, सिंगल क्या होगा ऑक्सीजन, तो टोटल 10 प्रोटॉन होंगे, कितने होंगे 10, okay so number of proton 10 and that is equal to 10 electron, okay number of proton क्या होंगे 10, so 10 भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे, बराबर क्लियर। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे। अब उसने क्या कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, सपोज हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक्स करके तो भी चलेगा, जो टेक्स्ट में स्टेटमेंट लिखी होगी, in one molecule of water there are the 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom, hence in one molecule of water 2 plus 8 equal 10 proton and 2 plus 8 10 electron, let it be x, क्या लिखा उसने x, क्योंकि चार्ज कैलकुलेट करके उसको क्या लिखेंगे x, ओके नाउ नंबर ऑफ टोटल मोलेक्यूल इन वन ग्लास इज कैपिटल N, जो 250 ml लिया इसमें नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स कितने होंगे वाटर के, कैपिटल N, और सपोज कैपिटल N है तो उसकी टोटल चार्ज N x और E ऐसा लिख सकते हैं, N x और E, x इक्वल टू कितना 10 जो अभी हमने कंसीडर किया, इसको हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे, ओके। अब एक चीज और, क्या मेरे पास मास है, हमको इस कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, n कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये चीज आपको केमिस्ट्री में बताई होगी, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेकंड और एक फार्मूला दी है तो पता चल जाएगी, n अपॉन Na, Na मतलब नंबर ऑफ एवोगैड्रो, Na मतलब क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एवोगैड्रो, 1 मोल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है उसको नंबर ऑफ एवोगैड्रो बताएंगे, ओके। तो इससे एक चीज और मिल सकती है, n इज इक्वल टू म्यू Na, n इज इक्वल टू म्यू Na मिल सकता है ऐसा, और म्यू इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं m अपॉन m0, समझ में आ रहा है, ये इधर शिफ्ट मैंने किया, n इज इक्वल टू म्यू Na, म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर बराबर होंगे, ओके। इसी फॉर्मूला का यूज करके m अपॉन m0 ये वैसे तो n हो गया, ये सब यहाँ ऐड कर दो, so now q इज इक्वल टू n मतलब mNa अपॉन m0 x और E, उसने पूछा टोटल रिलेटिव चार्ज कितना होगा, पहले टोटल मास 250 ग्राम, ओके नंबर ऑफ एवोगैड्रो कितना होता है 6.02 into 10 raised to 23. 10 raised to 23, x हमने कंसीडर किया था 10, चार्ज 1.6 10 raised to -90, MO मतलब
H2O ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन के लिए, तो वाटर के लिए, हाँ मतलब वाटर के लिए। वाटर के लिए 18 होगा ना, 18 यस 18 होगा। मैंने 250 ग्राम लिखा इसलिए 18 ग्राम लिखा, ये केजी में लिखी तो ये केजी में होगा। इसको 250 into 10⁻³ करेंगे तो 18 into 10⁻³ -3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ भी -3 नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं लिखा। तो जो सिंपलीफाई करेंगे तो टोटल चार्ज ऑफ 250 ग्राम सर 1337.777। यस सर 133.777। 133.77 पे 8 कर दो, सर वन बराबर तो है 133.77 बता रहे ना आप। 1337 मतलब 1337। 1000 ओके, तो ऐसा हाँ ऐसा। ओके, ये कितना होगा 10⁻⁴, 10⁻⁴। ओके, अब इसको 1.33 अब तो 8 कर देते हैं। हमने कितना शिफ्ट किया, 1 2 एंड 3 शिफ्ट 10⁻7। 10⁻7 10⁻7 इसमें पता चला, एक बार टेक्स्ट में पढ़ लो जो उसने लिख के दिया, क्योंकि इलास्ट्रेशन तो उन लोगों ने सिंपलीफाई करके दिए हैं, प्रॉब्लम एक्सरसाइज में होगी। डन सर। ओके अब देखो, अभी 1.4 नहीं, पहले 1.5 कंप्लीट कर लेते। 1.4 बाद में, ओके 1.4 में कैलकुलेशन ज्यादा है, 1.5 तो सिर्फ और सिर्फ समझना है कि 1.5 जो इलास्ट्रेशन से 1 पेज तो ओनली क्वेश्चन करके दिया है, लेकिन क्वेश्चन नहीं, ये आंसर ही है। क्वेश्चन ऊपर कंप्लीट हो गया, बाद में उन्होंने डायग्राम बनाया है, ओके इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इलास्ट्रेशन नंबर 1.5, 1.4 बाद में लेंगे। आज मैं आपको सभी न्यूमेरिकल की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आगे जो एक्सरसाइज वाले हैं वो भी कैसे लिखना है पता चल जाएगा। ओके, इसमें क्या लिख के दिया, इसको प्रॉपर इस टाइप के न्यूमेरिकल को प्रॉपरली पढ़ना है। A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Other charged sphere B and the insulating stand is brought close to A such that the distance between the center is 10 centimeter as shown in figure. पहले डायग्राम में बताया फर्स्ट स्फीयर, सबसे हैंडल से ऐसे ड्रा करके दिया हुआ है, इंसुलेटेड स्टैंड्स, उसको बी करके लिखा है 10 सेंटीमीटर। चार्ज स्फीयर ऐसा लिखा है। ओके आगे, the resultant repulsion of A is noted by the sending of the beam of light measuring the deflection shadow. इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। Sphere A and B are touched by the uncharged sphere C. ओके, सबसे पहले तो ये काम करेंगे कि पहले ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो A पे लगने वाली या B पे लगने वाली फोर्स क्या होगी। तो इनिशियल फोर्स F इज इक्वल टू K
क्यू ए क्यू बी अपन आर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू ए या इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू बी, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी 10। ओके, अब उसने क्या बताया, ए सी के साथ सेकंड वाली डायग्राम चेक करो, इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, क्यू ए क्यू बी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ए के साथ ए स्फीयर के साथ एक अनदर स्फीयर रखा सी। सिमिलरली उसने बताया जो बी है उसके साथ भी अनदर स्फीयर रखा डी, मतलब इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में रखा और बाद में दोनों को सेपरेट कर दिया। देखो अब समझो कि यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू ए था, ये दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका मतलब ये क्यू ए अपन 2, यहाँ भी क्या जाएगा क्यू ए अपन 2, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू और क्यू बी है। ओके, अब कांटेक्ट में कौन सा सी और डी, सी और डी जो है वो विदाउट चार्जेस है, जिसके पास चार्ज नहीं है, अनचार्ज ऐसे लिख के दिया, अनचार्ज सी और डी रिस्पेक्टिवली, ए और बी को कांटेक्ट में रखना है। चलो, तो इसका मतलब इसके चार्ज को 50-50% डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिमिलरली इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी QD/2 QB/2। आगे बढ़ते हैं। स्फीयर A and C and sphere B and D identical size, ignore size A and B comparison। ओके, मतलब कि कांटेक्ट में रखने के बाद अब उन लोगों ने सेपरेट कर दिया। लास्ट सी डायग्राम चेक करो, सी नंबर वाली डायग्राम, तो उसने पता कि जो ए स्फीयर है, स्फीयर नंबर ए, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा QA/2। स्फीयर बी चार्ज कितना होगा QB/2। अब डिस्टेंस लिखा उसने 5 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस हाफ कर दिया। डिस्टेंस क्या किया उसने, हाफ। तो उसने लिखा है कि फोर्स कितना होगा। अब समझो, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया बराबर, और ऐसा लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए एंड सी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए एंड सी। चलो, इसमें कितना था QA, सेपरेशन किसकी होगी तो QA/2। ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज QA था, सी के ऊपर चार्ज नहीं था, दोनों का आपने कांटेक्ट में रखा और सेपरेट किया तो 50-50% दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी QB/2। अब A और B, now the repulsive force between A and B is equal to K QB dash upon R/2 whole dash, और R/2 नहीं लिखना है, R dash स्क्वायर, मतलब फाइनल कंडीशन की कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। Now K QA is equal to QB is equal to डिस्टेंस, मतलब so now K QA QB upon 4 R²/4, ये 4 ऊपर जाएगा वो 4 नीचे आएगा, मतलब कैंसल। सो K QA QB upon R²। तो इसका मतलब तो ऐसा हुआ F डैश इज इक्वल टू F, दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स चेंज नहीं होगी, क्योंकि इनिशियल फोर्स कितनी थी KQ1 Q2 सॉरी KQA QB/R²। ओके, पहले A को C के साथ B को D के साथ इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में रखा तो दोनों में 50-50% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, QA/2 QA/2 QB/2 QB/2। अब ये दोनों सेपरेट कर दो और A और B को इनिशियल से हाफ डिस्टेंस पे रखना है जो डायग्राम में हमको दिया। तो इनिशियल से हाफ डिस्टेंस मतलब 5 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा A और C के लिए
इलेक्ट्रिक चार्ज QA/2. Similarly, B or D के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज QB/2. Now the force between A and B, so F dash is equal to K QA dash QB dash, one new distance is a R dash square. Okay, now in final condition, charge on A is a QA/2, charge on B is a QB/2, distance between them is a R/2, but whole square. Okay, so now K QA QB divided by 4, स्क्वायर करेंगे तो R²/4, ये 4 ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे, मतलब कैंसल, K QA QB अपॉन R². तो ये तो वही फॉर्मूला जो इनिशियल थी, एंड देयरफॉर F इज इक्वल टू F डैश, या F डैश इज इक्वल टू F. टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिख के दिया, एक बार प्रॉपर्ली पढ़ लो. सॉल्यूशन वाली पैराग्राफ तो बहुत छोटी सी है. सर डन. ओके देखो, आज जो हमने कैलकुलेट किया ओनली 4, ये 3 पहले हो चुके हैं, लेकिन पीडीएफ सबकी मैं सेंड कर दूंगा, आपको पूरे कंप्लीट करेंगे. आज आगे नहीं ले रहे, आज इतना ही कंप्लीट करेंगे. कल फिर से आके फोर्स की ही न्यूमेरिकल पहले कंप्लीट करेंगे, और फोर्स की न्यूमेरिकल होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, लेकिन न्यूमेरिकल पहले से डे टू डे कंप्लीट करना है लिख के. क्लियर? आज इतना ही रखेंगे. ओके सर, बाय सर. बाय. बाय सर.